हुकूमती पेशगोइयां सच निकली। शहबाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ भी जेल पहुंच गए। नून लीग को कानूनी और सियासी लिहाज से मजीद कठिन और मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट ने आसिफ जरदारी और बिलावल के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। आने वाले दिन पीपल्स पार्टी क़यादत के लिए भी बज़ाहिर आसान नहीं होंगे। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत की तो तारीख गवाह है, लेकिन जिन्ना साहब की खुश लिबासी, स्टाइल, ज़ौक़ और बारोब शख्सियत की भी दुनिया मुतारिफ है। चंद मेरे मखना, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला और हुमा के साथ हमारा ट्विटर हैंडल है। आज का गुड मॉर्निंग था, स्पेसिफिकली लगता है कि किसी के लिए आपने किया। नहीं, आप सबके लिए था, बिकॉज यू नो दैट वी लव यू और आप हमारा इतना साथ देते हैं, इतना हमें फीडबैक देते हैं, तो यू नो वक्तन फवक्तन कभी कभी मोहब्बत का इजहार अपने व्यूअर्स से, अपने इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनसे करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो वार्मथ है ना बरकरार रहती है और आजकल इस ठंड के मौसम में वार्मथ की वैसे ही बड़ी ज्यादा जरूरत है। पता है, ये इट माइट साउंड लाइक अ क्लीशे, मेरे बाल थोड़े से खराब हो गए, इट माइट साउंड लाइक अ क्लीशे, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार हम बड़े निडर होके और डट के किसी की बुराई जरूर कर देते हैं और किसी से नफरत का या डिसलाइक का इजहार जरूर कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई पसंद आ रहा हो, कोई अच्छी बात लग रही हो, तो वो कहने में शर्मा जाते हैं। तो ये तो बड़ी ही ऑपोजिट चीज़ें होंगी। वी शुड स्प्रेड लव एंड बी हैप्पी। और वो तो हम हमेशा, मैं और अब्दुल्ला आप लोगों को कहते हैं कि सुबह सुबह किसी की थोड़ी सी तारीफ कर दो, कोई अच्छी बात याद दिला दो, तो दिन बड़ा ही अच्छा गुजरता है। बड़ी छोटी सी बात है, अगर कोई आपके इर्द गिर्द अच्छा लग रहा होता है तो हम उसको ये बताने में भी हिचकिचाते हैं कि भाई यू आर लुकिंग ग्रेट टुडे। एनी हाउ, अभी आगे बढ़ेंगे और जरा आपको सियासी अपडेट भी देनी है। कल आपको पता ही है क्या हुआ है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को 7 साल की कैद हो गई है, जुर्माना भी हुआ है। शहबाज शरीफ के बाद नवाज शरीफ भी जेल पहुंच गए हैं। मरियम नवाज ट्विटर पर तो मुतहर्रिक हो गई हैं, लेकिन पार्टी फिलहाल शरीफ खानदान के पास नहीं। आपको ये भी बताएं कि नून लीग लंबी कानूनी और सियासी जंग के लिए कमर कस ले। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में बरी करते हुए अल अजीज या स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुना दी, जिसके बाद नैब ने साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। नवाज शरीफ की दरखास्त पर आज उन्हें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा लाहौर। और मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में फैसले को अंधे इंतकाम की आखिरी हिचकी करार दिया। मरियम ने लिखा कि 2.5 साल के तवील इंतकाम नुमा एहतसाब के बाद और 3 नस्लें खंगालने के बाद ना तो एक पाई की करप्शन साबित हुई, ना किकबैक, ना कमीशन और ना ही सरकारी खजाने में रत्ती भर खयानत साबित हो सकी। दीगर लीगी रहनुमाओं ने भी सख्त रद्द अमल का इजहार किया। एक में बरी कर दिया गया है, एक में सज़ा दी गई है, और जिसमें सज़ा दी गई है उसके हक़ाइक़ भी पूरे पाकिस्तान के सामने हैं। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह है। न्याजी साहब, मैं आपको आज बात बड़ी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ये नैब के पीछे छुपकर हमारे साथ ना खेलो। आओ सियासी मैदान में आओ तो अपना जो है ना पंजा आजमाई करेंगे। और आपको बताएं कि जवाब में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ पार्लियामान, अवाम और अदालतों को हिसाब नहीं दे सके। बच्चे इतने नालायक साबित हुए कि वो वालिद की दफ़ा में नहीं आए। यहाँ तो क़यामत का मंजर है कि बच्चे कह रहे हैं कि वालिद साहब को हम नहीं जानते, ये प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं। वालिद साहब कह रहे हैं हम बच्चों को नहीं जानते, और दोनों मिलके कह रहे हैं कि असल में तो ये दादा की थी। नवाज शरीफ सजा पूरी होने की तारीख से किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहल होंगे। फैसले में कहा गया है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। अब दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जाए। इसी पर से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ कल तो हमने सुना, लेकिन हमारे शो में हमने दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे टाइम निकाला। बड़ा मुश्किल वक्त है आपकी पूरी पार्टी के लिए। नैब अदालत के फैसले पर मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। ये ऐलान किस नौइयत का होगा, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। सड़कों पर आएंगे या असेंबली के बायकॉट वाली बात ही रहेगी? क्या सोचा है आप लोगों ने? हम अदालतों को मानते हैं, जजों को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, इसीलिए हम जाते भी हैं और इसमें अपील में भी जाएंगे। तस्लीम नहीं करते ऐसे फैसलों को, और ना हम तस्लीम करते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम तस्लीम करते हैं। इस पर हम एहतजाज की जहाँ तक बात है,
वो हम पार्लियामेंट में भी करेंगे, पार्लियामेंट से बाहर भी करेंगे, लेकिन हमारा एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा, उसमें तशद्दुद का अंसर नहीं होगा। उसमें कोई शख्स ये अपील नहीं करेगा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक चला दी जाए, टैक्स देने बंद कर दिए जाए, गैस और बिजली के बिल जो है जला दिए जाए, पीटीवी पे कब्ज़ा कर लिया जाए, पार्लियामेंट पे हमला कर लिया जाए, जमहूरियत की कब्रें बना दी जाए। ये काम हम क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि हमने इस मुल्क को बनाया है, हमने इस मुल्क को तरक्की दी है, डेवलप किया है। जो बनाने वाले होते हैं वो उन चीज़ों का उनको अहमियत का अंदाज़ा होता है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इसलिए कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने भी बनाया, हम इसे तोड़ ही नहीं सकते। अपनी बनाई हुई चीज़ को कौन तोड़ता है? ये तो वो लोग तोड़ फोड़ करते हैं जिनका बनाने में और संवारने में कोई अमल दखल नहीं होता। तो इंशाअल्लाह एहतजाज होगा। नवाज शरीफ की सियासी हैसियत पहले भी बड़ी थी, आज और बढ़ जाएगी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये बताइएगा एहतजाज वगैरह जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऑल्दो आप कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा, इसकी क़यादत कौन करेगा? मरियम नवाज ट्विटर पर तो मुतहर्रिक हैं, तो ट्विटर पर ही मुतहर्रिक रहेंगी या कारकुनों के साथ भी खड़ी नज़र आएंगी हमें? देखें, बात यह है कि मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में गए हैं और जिन लीडरों की सियासी हैसियत होती है ना, उन्हें जेल में डाल दें या पाताल में डाल दें। रहबरी और रहनुमाई उन्हीं की चलती है, सोर्स उन्हीं से ही ली जाती है, स्ट्रेंथ उन्हीं से ही ली जाती है। तो नवाज शरीफ भी जेल में हैं, शहबाज शरीफ भी जेल में हैं, साद रफ़ीक भी जेल में हैं, सलमान रफ़ीक भी जेल में हैं। पूरी पार्टी को जेल में भेजने की तैयारी हो रही है, लेकिन पार्टी की ताकत बढ़ रही है। तो एक स्टीयरिंग कमेटी भी बन चुकी है, तो हमें कोई मसाइल नहीं है क़यादत के। और ये मैं आपको बता दूं कि अभी लास्ट जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उसमें पंजाब में हमारे वोट बढ़े थे। ये जितने मर्जी बढ़ के मारते रहे कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। मैं कहता कुछ नहीं हूँ, लेकिन चंद महीनों में जो कुछ होने जा रहा है ना, वो उसकी हुकूमत को अभी पता नहीं है, वो वक्त पे ही पता लगेगा। अच्छा, सियासी लाहे अमल की तो बात हो गई, क्या अपील वगैरह भी की जाएगी? एक रेफरेंस में बरी होने के बाद एक कानूनी नुक्ता तो आपके हाथ आ गया है। नहीं, मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि हम अदालतों को तस्लीम करते हैं, हम उनसे इंसाफ की उम्मीद भी रखते हैं, हम कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। हम अपील में भी जाएंगे, इंसाफ मिले या ना मिले वो एक अलग बात है। माजी में भी बहुत सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला और उन फैसलों को आज तक तस्लीम भी नहीं किया गया। और वो फैसले करने वाले जज जो है वो या तो जिंदा जो है वो मुँह छुपाते फिरते हैं, जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी कोई अच्छे नाम से याद नहीं करता। तो एक तो फ़ैसला जज करता है, एक फ़ैसला तारीख़ करती है, एक फ़ैसला अवाम करते हैं। मैं एक बात बता दूं कि अगर फ़ैसले इंसाफ पर मबनी नहीं होंगे तो उसको कागज़ पे तो तस्लीम कर लिया जाएगा, लेकिन अवाम और तारीख़ उन्हें कभी आप अवामी फ़ैसले की बात करें। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये बताइएगा लास्ट वीक है, एहतजाज करना है या हुकूमत को रद्द अमल देना है या कानूनी रास्ता अपनाना है, ये सब ऑब्वियसली ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या इस सारी मुहिम में मुस्लिम लीग नून तनहा है? ऑल्दो पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किल वक्त ऐसा लग रहा है कि सामने खड़ा है, वो भी एहतजाज के लिए पर तोल रहे हैं, तो क्या हम समझे कि वक्त आ गया है अपोजिशन मुश्तरका तौर पर कुछ करेगी? देखिए, पार्टियाँ सब तनाई होती है, मतलब कि हर पार्टी का अपना मंशूर होता है। कोई लेफ़्ट की पार्टी होती है, कोई राइट की पार्टी होती है, कोई रिलीजियस पार्टी होती है, और अपोजिशन की हम गो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अपोजिशन में देने के लिए कुछ नहीं होता। हुकूमत को पास देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हालात का धारा और हालात का जबर जो है वो इत्तेहाद की तरफ लेके जाता है। और पार्लियामेंट में जो भी क़ुव्वतें हैं अपोजिशन में बैठी हुई, उनके हमारे अच्छे मरासिम में एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हालात का तकाजा होगा तो चंद घंटों में पार्लियामेंट के अंदर जो है अपोजिशन मुत्तहिद हो जाएगी। और जिस दिन मुत्तहिद हुई और जिस दिन अपोजिशन ने फ़ैसला कर लिया कि इस हुकूमत को रहना है या नहीं रहना, तो
तो वो फैसला जो है वो प्रिवेल कर जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्ला खान हमसे बात कर रहे थे। अच्छा, कल जो जजमेंट आई है उसमें कुछ टेक्निकल ऑब्वियसली चीज़ें हैं जिनको समझने की भी ज़रूरत है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि एक्चुअली हुआ क्या है। उसके लिए हमने दावत दी है माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब। सबसे पहले तो एक चीज़ जो सारे ही कल अगर आप सोशल मीडिया में देखते उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जिनको शायद लॉ की इतनी समझ नहीं है बट दे स्टिल वांट टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है, तो आप ये बताइएगा अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को मुजरिम करार दिया गया और फ्लैगशिप रेफरेंस में वो बरी हो गए, तो इन दोनों केसेस में ऐसी क्या मुख्तलिफ बात थी जो नवाज शरीफ को फंसा गई बेसिकली? फ्लैगशिप रेफरेंस जो है वो इंग्लैंड में जो कंपनीज है उसके मुतालिक है, और इंग्लैंड में चूँकि आपको मालूम है कि उनके बेटे इंग्लैंड में रहते हैं, वो ब्रिटिश नेशनल हैं, तो वहाँ पे तो शायद कुछ थोड़ा बहुत डाउट पैदा हो गया होगा नैब कोर्ट को कि शायद ये नवाज शरीफ साहब सही बात कर रहे हैं कि चूँकि उनके बेटे वहाँ पर हैं, वो वहाँ के नेशनल हैं, तो अगर वहाँ पे कोई पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है तो उसके लिए वो डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सब उनके बेटों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शायद इस पॉइंट के ऊपर नैब कोर्ट जो है वो इस नतीजे पे पहुंची कि वहाँ पे केस में कुछ डाउट्स पैदा हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रिमिनल केसेस में हमेशा बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट फैसला होता है, तो उसमें शायद उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि उसमें उनको माफ़ कर दें। लेकिन जहाँ तक अल अज़ीज़िया का मामला है वो सऊदी अरेबिया में था, और वहाँ पर जो उनके पास सबूत थे वो शायद इस टाइप के थे जिसको वो समझते थे कि वो उसमें किसी किस्म का डाउट नज़र नहीं आ रहा था उनको, इस वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ गया। लेकिन ये अपनी जगह पर है कि चूँकि एक में वो बरी हो गए हैं और दूसरे में वो नहीं बरी हुए, तो चूँकि वो बरी हो गए एक केस में, तो जब दोनों की अपीलें सुनी जाएंगी तो उसमें चूँकि एक में बरी हो गए तो कोर्ट यकीनन इस नज़र रखेगी फैसला करने से पहले कि हो सकता है कि दूसरे केस में भी उनको बरी हो जाना चाहिए। ऑल राइट, आप कह रहे हैं कि फ्लैगशिप में उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है। ये बताइएगा जस्टिस साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक जो इससे पहले एवनफील्ड का फैसला आया था उसमें तो जमानत दे चुका है मियाँ साहब को, क्या मुस्लिम लीग नून के सामने एक बार फिर अपील का फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही बनता है या कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन भी है? नहीं, बस यही ऑप्शन है उनके पास, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहाँ पे वो चूँकि वो तो कानून में लिखा हुआ है कि जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जो फैसला होता है उसके ख़िलाफ़ अपील हाई कोर्ट में होती है, और उसी जगह की हाई कोर्ट में जहाँ पे कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट होती है, तो यहाँ पे चूँकि इस्लामाबाद में थी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, तो उनकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी और वही फैसला करेगी। लेकिन वहाँ पर वो पहले अपील करने के साथ साथ वो यकीनन एक एप्लीकेशन डालेंगे, जिस तरह कि उन्होंने एवनफील्ड अपार्टमेंट वाले केस में किया था, कि उनकी ये जजमेंट जो है ये सस्पेंड हो जाए ताकि वो जेल में ना जाएं। ये यकीनन वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उस एप्लीकेशन के कामयाब होने के बहुत अच्छा, आपने कहा कि यही रास्ता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील हो सकता है। शाइक उस्मानी साहब ये भी बताइए कि अल अज़ीज़िया फैसले पर अपील के लिए मियां नवाज शरीफ के वकला कौन सा नुक्ता या कोई पॉइंट ऑफ कंटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं? बतौर एक कानूनी माहिर आपको अगर नवाज शरीफ को मशवरा देना हो तो क्या कहेंगे? अब देखिए, जहाँ तक कि नवाज शरीफ का केस है, उनकी डिफेंस का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में अगर उनके वकला हजरात इस चीज़ को एम्फसाइज़ करें कि जो फ्लैगशिप का जो रेफरेंस था, अगर उसमें वो एक्विट हो गए हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि नैब के पास प्रॉपर प्रूफ्स नहीं है कि वो उनको कन्विक्ट कर सके। तो अगर वो इस अपना बयानिया ये रखें कोर्ट के सामने, तो चांसेस हैं कि उनको काफ़ी कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमसे बात कर रहे थे। हमने लीगल नुक्ता नज़र भी लिया और मुस्लिम लीग नून से भी उनकी राय जानी कि वो क्या इरादा रखते हैं। अच्छा जी, आप बात कर रहे थे कि कल बड़े केसेस हैं, बहुत कुछ सुनाया गया है। बिल्कुल, आपको जल्दी से बता दें कि जाली अकाउंट्स केस की JIT रिपोर्ट आ गई और अब जरदारी साहब और बिलावल को जवाब देना है। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT ने अपनी रिपोर्ट में जरदारी और ओमनी ग्रुप को जाली अकाउंट्स के जरिए फवायद हासिल करने का
जिम्मेदार करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप की जायदादों को मुंजमद करने के अहकाम जारी किए। अदालत को बताया गया कि कराची और लाहौर बिलावल हाउस के पैसे जाली अकाउंट से अदा किए गए। बिलावल हाउस लाहौर की अराजी जरदारी ग्रुप की मलकियत है। जाली बैंक अकाउंट से आसिफ अली जरदारी के जाती अखराजात की अदायगियाँ की गई। बिलावल हाउस के कुत्ते के खाने और सदके के 28 बकरों के अखराजात भी जाली बैंक अकाउंट से दिए गए। पीपल्स पार्टी मुल्जिमान के वकला का कहना है कि इल्जामात बेबुनियाद हैं, अदालत में सामना करेंगे। हमारे लिए कुछ नया तो था नहीं रिपोर्ट में क्योंकि इस रिपोर्ट के बहुत सारे हिस्से तो हम हुकूमती वज़रा से और मीडिया के जरिए सुन चुके थे। बताएंगे कि JIT ने कहां ये रिपोर्ट जो तैयार की है ये किस किस को पहले प्रेजेंट हुई है। मैं समझता हूं अदालत के हुक्म को वायलेट किया है। ये एक गठजोड़ का नतीजा नजर आता है हुकूमत के दरमियान और JIT के वालों के दरमियान। वाज़े तौर पर मैंने सेनेट में मदऊ भी किया, शहजाद अकबर जवाब दें कि वो क्या कर रहे थे। हुकूमत का कहना है कि JIT रिपोर्ट ने करप्शन के जरदारी सिस्टम को आया कर दिया। जो लेयरिंग का प्रोसेस होता है कि आप पैसा एक से दूसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट में, चौथे अकाउंट में, ताकि उसका ओरिजिन मिट जाए आपकी रिकॉर्ड से, 17, 18, 20 दफ़ा हो जाएगा। यहाँ पे 48 टाइम्स तक की लेयरिंग की गई है। तो ये इस किस्म का कॉम्प्लेक्स वेब बना हुआ था इस लूट घसूट के लिए। इधर तो फैक्ट्रियाँ, सब्सिडीज़, कारखाने, लैंड ग्रैब, हर चीज़। और आपको ये भी बताएं कि FIA ने अदालत से इस्तदा की कि तमाम अफराद के नाम ECL में शामिल किए जाएं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा आप वजारत दाखिला को दरख्वास्त दें, ECL से मुतालिक वो फैसला करेंगे। इसी पे जरा बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान हुकूमत सिंध, रहनुमा पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा, आपने वक्त दिया। बताइएगा, JIT रिपोर्ट पर आपके एतराज़ात सामने आ गए, लेकिन जवाब तो बहरहाल देना ही है, कानूनी तकाजा है। क्या मुस्लिम लीग नून की तरह आप लोग भी तैयार हैं अपने पार्टी लीडर की गिरफ्तारी के लिए? पीपल्स पार्टी कभी भी गिरफ्तारियों से और कोर्ट केसेस से घबराती नहीं है। हमने माजी में भी केसेस का सामना किया है, तो हमें कोई इसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसको आईन और कानून की नज़र में देखेंगे, परखेंगे और अपना लायामल तय करेंगे। गिरफ्तारियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं घबराती। अच्छा, ये भी बताइएगा मुर्तज़ा कि मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज का कह दिया। पीपल्स पार्टी भी यही इरादा जाहिर कर चुकी है, मुश्तरका तौर पर कुछ नहीं हो सकता। जी 26 दिसंबर को लड़काना में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। हमारी क़यादत जो है वो मशावरत करेगी एक दूसरे से, उसके बाद अपने लाएअमल का फ़ैसला करेगी। इस बात को मैं वाज़ेह कर दूं कि जो भी फ़ैसला किया जाएगा वो आईन और कानून की रोशनी में किया जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पास राइट करने के वो हम एक्सरसाइज करेंगे। मुर्तज़ा, आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की बात कर रहे हैं। जरदारी साहब की इस कानूनी जंग में ऑल्दो हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो कहीं दूर हैं, जबकि केस में उनका नाम भी आया है, तो क्या वो अभी कानूनी मामलात से फासला रखेंगे या खुद भी अदालतों का सामना करेंगे? नहीं, ये तासुर बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक फैमिली की तरह है, ख़ानदान की तरह है और सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। बिलावल साहब भी समझते हैं कि ये सियासी इंतकाम है जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कर रही है। इन तमाम हथकंडों के बावजूद हम कमिटेड हैं कि हम आवाम के इशूज़ के ऊपर सियासत करेंगे। जो कोताहियाँ इस वफाकी हुकूमत की होगी उसको हम उजागर करेंगे आवाम के सामने। इस चीज़ से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। ये कोई भी साजिश कर लें, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स करेगी और पीछे नहीं हटेगी। चलें, आपको तो लगता है कि सेट प्लान्स हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं। फाइनली मुर्तज़ा ये भी बता दीजिएगा कि जाली अकाउंट्स केस में पीपल्स पार्टी की क़यादत निशाने पर है। क्या कुछ सोचा गया है कि जरदारी साहब और बिलावल की गैर मौजूदगी में हो तो सकता है, इस सूरत में पार्टी कौन चलाएगा? नहीं, अल्लाह ना करे कि चेयरमैन साहब हमारी लीडरशिप ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब कर रहे हैं। पूरी पीपल्स पार्टी उनके साथ मुत्तहद खड़ी है और जो बिलावल साहब कहेंगे, जैसे कहेंगे, उनके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन खड़ा होगा। हम बाकी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि हमारी क़यादत इनोसेंट है, उनको इन केसेस के अंदर फ्रेम किया जा रहा है और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि इन तमाम केसेस के साथ हम बरी और आवाम के सामने भी। और कल तक मेरा ज़रा प्लान डामाडोल था कॉन्सर्ट में जाने का, लेकिन अब मुझे जाना है, तो जो मेरे टिकट्स थे वो मैंने किसी दोस्त को दे दिए हैं और अब आई एम लुकिंग फॉर टिकट्स। और हुमा कह रही है कि मेरे पास तो है नहीं। मुझे इस बात का गुस्सा है कि आपके पास टिकट्स आए कैसे? मुझे तो ना किसी ने ऑफर किए, ना मैंने खुद जाके खरीदे, और मतलब आई हैव नथिंग।
So nobody has invited me. So अभी मेरे पास भी कोई टिकट नहीं है और टिकट खरीदना भी चाहें तो नहीं मिल रहे हैं. So if somebody else somebody has spare passes for the Junoon concerts tonight तो हमें जरूर राब्ता कीजिएगा. उल्टा है वैसे, लोग आपसे मांगेंगे, आपको क्यों कौन कोई देगा. And by the way, thank you so much for being up at this hour. खासतौर पे जिसकी छुट्टी हो फिर दिल नहीं चाहता ना सुबह उठने को. आपको पता है अगर आप रेगुलरली एक ही टाइम पे उठ रहे होते हैं तो आपको छुट्टी वाले दिन भी उसी टाइम ऑटोमेटिकली आंख खुल जाती है, आप कुछ नहीं करते. ये एक अर्बन लेजेंड है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता. मतलब सालों से एक टाइम से देखिए हम ये शो कर रहे हैं, तीसरा साल है. एंड सुबह हम ऑब्वियसली उठ जाते हैं, बड़े आराम से उठ जाते हैं, आते हैं, लेकिन अलार्म बजता है. जिस दिन छुट्टी होती है मजा लगे मैं उठ जाऊं. अच्छा, सैटरडे को मेरी हमेशा आंख खुल जाती है, फिर संडे को थोड़ा लेट तक सोने का इत्तेफाक हुआ था, लेकिन सैटरडे को जिस टाइम शो होता है ना उस टाइम मैं उठ के बैठा होता हूँ क्योंकि पता होता है ना नहीं आ रही होती है. मेरे साथ बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं होती. ओके, लेट अस बिगिन दिस आवर विद दिस आवर टॉप स्टोरीज. ज़िमनी बल्दियाती नताइज PTI के लिए हौसला अफजा नहीं रहे. कराची में MQM और खैबर पख्तूनख्वा में ANP की परफॉर्मेंस इशारा है कि लोग हुकूमती पॉलिसियों से मुतमईन नहीं. मुल्क भर की तरह कराची में भी मसीही बिरादरी क्रिसमस मना रही है. कराची में क्रिसमस को लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे. और तारीखी म्यूजिकल इवेंट सुपर है पाकिस्तान का जुनून की तमाम तैयारियां मुकम्मल. EBM और जियो के इश्तराक से आज कराची में म्यूजिक का बड़ा मेला सजने वाला है. जबरदस्त जी, वी आर ऑल गेयर्ड अप. यस, वॉच देम ऑन स्क्रीन, लेट अलोन कि जब इधर सारा वो कॉन्सर्ट रिहर्सल की मैं तो तस्वीरें देख रहा था, एज इन फुटेज जो देख रहा था. अब अली अजमत तो उसी में तो इतना ड्रेसअप हुए थे, तो हाँ, मतलब दिस इज गोइंग टू बी गुड इवन फॉर देम. इट्स वेरी एक्साइटिंग. और काफी अरसे बाद ये सारे साथ होंगे और इनके गाने तो और काफी हाइप भी बन गई है फॉर ऑल द राइट रीजंस. सो अगर आप नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं है, जियो टेलीविजन आपको टीवी पे सारा कॉन्सर्ट दिखाएगा. लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो बहुत से उसके डूज एंड डोंट्स है. आपने कौन सा रूट लेना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आपके जो जिस किस्म का आपके पास पास है, हर पास की एक मुख्तलिफ एंट्री है. सजेस्ट समथिंग कि आप लोग कारपूल करें. अगर पता है ना कि बहुत से लोग जा रहे हैं साथ, वैसे तो ऑब्वियसली दोस्त वगैरह तो सारे साथ ही जाते हैं, लेकिन इवन इफ यू सी इन योर नेबरहुड कि बहुत से लोग एक ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, रौला होना है वहाँ पार्किंग का, तो फिर अच्छा, एक और सजेशन है मेरे पास. जो इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ये सजेशन दे रहे हैं कि बेहतर है कि आप किसी ड्राइवर के साथ आएं. अगर वैले होगी लेकिन बहुत मुश्किल है कि आपकी गाड़ियां पे टाइम पे वापस निकलें, उसका एक आसान हल है कि आप एक ये जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है वो कराएं और वहां पे बस ड्रॉप हो जाएं. वापसी पे तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा छोड़ने के लिए घर. सो टैक्सी ऐप से आप एक ऑनलाइन टैक्सी कराएं और वहां पहुंच जाएं ताकि आपको गाड़ी पार्क करने का, गाड़ी वापस बुलाने का ये सारा रौला ना हो. ऑलरेडी आप इसको प्री प्लान कर लें, लेकिन एक दफा फिर हम जरा कॉन्सर्ट की बात तो कर लेंगे. तैयारियां जो हैं टिकट बिक चुके हैं, लेकिन हुमा के पास कोई टिकट नहीं है, मेरे पास भी नहीं है. वैसे तो बड़ा म्यूजिकल इवेंट सुपर है पाकिस्तान का जुनून EBM और जियो के इश्तराक से आज कराची में होगा. ऑफ कोर्स. अच्छा, थोड़ी सी बात अब बल्दियाती इंतखाबात की भी हो जाए. आपको बताएं कि कराची में तहरीक इंसाफ पीछे रह गई. MQM पाकिस्तान ने जोर पकड़ लिया हुक्मरान जमात को. खैबर पख्तूनख्वा में भी मर्जी के नताइज नहीं मिले. बल्दियाती इंतखाबात ने कई इलाकों की नई सियासी साख बता दी है और आम इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा सियासी चैलेंज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे. इंतखाबी नताइज खैबर पख्तूनख्वा और कराची के सियासी सूरत हाल बता रही है. खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ आगे रही, लेकिन ANP दोबारा सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई है. कराची में PTI को अपनी इत्तेहादी MQM के हाथों ही धचका लगा है. सिर्फ एक नशिस्त PTI के हिस्से में आई. लगता है खान साहब को जलसे सही वक्त पर याद आ रहे हैं. और आपको बताएं कि नईम उल हक ने तो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है. अवाम से जो राब्ता था और है उसको मुस्तहकम करने के लिए हम जलसों का आगाज़ कर रहे हैं. 27 जनवरी को पहला जलसा इंशाअल्लाह मियां वाली में होगा. वज़ीर आज़म साहब उससे ख़ुद खिताब करेंगे और इसके बाद हम वक्तन फ़ौक़तन मज़ीद जलसों का जो इंतज़ाम है वो करते रहेंगे पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में. मिड टर्म इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं. वो एक जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था वज़ीर आज़म साहब ने, वो एक मीडिया में शायद एक गलतफहमी पैदा हो गई.
वज़ीर आज़म की जानिब से कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा देने और बल्दियाती इलेक्शन में गैर मामूली कारकर्दगी ना दिखाने के बाद PTI का अवामी जलसे करना किसी सियासी मसलहत से खाली नहीं है। इसी पे पहले कराची की सूरत हाल मालूम करते हैं। जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया फ़हीम। बताइएगा कि कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के नताइज में तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही। MQM पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। क्या वजह हो सकती है सारी सूरत हाल की एकदम से तब्दीली? अभी तो जनरल इलेक्शन हुए थे। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात और कौमी इंतखाबात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कौमी इंतखाबात में जिस तरह से पार्टीज़ लोगों को घरों से निकालने के लिए कैंपेन चलाती हैं, ये जो इस तरह की जो कैंपेन है ये बल्दियाती इंतखाबात में नज़र नहीं आती। और फिर ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात की अगर हम बात करें तो वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है हमें इस दफ़ा। और इन हालात में MQM का फिर भी चूँकि एक नेटवर्क मौजूद है अभी भी, तो उन्होंने अपने उस नेटवर्क के तहत जो है वो किसी हद तक लोगों को निकाला है और वो जो है वोट कास्ट करवाने में कामयाब हो गए। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो वोटिंग की शरह है वो बहुत ज़्यादा कम है। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाहिर कम रहती है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा है कि वोटिंग की शरह ना होने के बराबर रही। और साथ ही जो एक कैंपेन थी कि आवाम को मोबलाइज़ करने के लिए, आवाम को निकालने के लिए, वो किसी भी सियासी जमात की जानिब से हमें उस तरह नज़र नहीं आई जिस तरह से इंतखाबात के मौके पर नज़र आती है। MQM ज़ाहिर है चूँकि शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से मुख्तलिफ यूसीज से ऑलरेडी जीती हुई भी थी। उनके ही लोग जो हैं उनके या तो इंतकाल कर जाने की वजह से या किसी और वजह से रिज़ाइन कर जाने की वजह से ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तो उनके पास फिर भी एक सेटअप था, उनके पास लोग मौजूद थे, उन्होंने जाकर जो है वो वोट कास्ट कर लिया। लेकिन PTI ज़ाहिर है उसके पास उस तरह का सेटअप नहीं है जिसके ज़रिए जो है वो ऐसे मौके पर लोगों को एक्टिवेट कर सकें। लोग इमरान खान के नाम पर निकलते हैं लेकिन वो सिर्फ कौमी इंतखाबात में निकलते हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो हमें जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची में ख़ास तौर पे, वो हमें जो है वो मुश्किल चैलेंज नज़र आते हैं। अच्छा फ़हीम, ये भी बताइएगा कि क्या इन हालिया नताइज को कराची की सियासी सूरत हाल का अक्कास कहेंगे आप? मतलब ये कि कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा झटका है? देखिए, मैं नहीं समझता। जिस तरह के ये ज़िमनी इंतखाबात हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं, उसमें आवाम की जो शमूलियत है, आवाम की जो दिलचस्पी है वह ना होने के बराबर नज़र आई है। लेकिन जब कौमी इंतखाबात की तरफ आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर वही किसी हद तक सूरत हाल पैदा हो सकती है कि PTI के लोग जो हैं, PTI के लिए लोग जो हैं वो निकलें, इमरान खान के लिए बल्कि मैं कहूँगा कि लोग निकलें और उन्हें वोट दें। तो जो सियासी सूरत हाल अगर आप कहें या इंतखाबी सूरत हाल आप फ्यूचर की, अगर आप इन इंतखाबात के नताइज को देखते हुए कोई जहन में या प्लान करना की कोशिश करें तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई रिलेट कर सकते हैं। जब कौमी इंतखाब या अगले साल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो उस वक्त सूरत हाल काफ़ी हद तक चेंज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, हमसे बात कर रहे थे और कराची में क्या क्या हुआ वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का भी हम पता कर लें। सीनियर तजियाकार रहीमुल्ला यूसुफजई हमारे साथ हैं। रहीमुल्ला साहब, ये बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज सामने आए हैं उनमें नज़र आ रहा है कि अवामी नेशनल पार्टी ने मुतासिर कुन परफॉर्मेंस दी है। तो इस पार्टी को आम इंतखाबात में क्या हो गया था? अवामी नेशनल पार्टी को इंतखाबात में जो जुलाई में हुए तो कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि 2013 के मुकाबले में इस बार उनकी नशिस्तें ज़्यादा आई हैं, ख़ास तौर पे सूबाई असम्बली में, लेकिन उनकी मुकम्मल बहाली नहीं हुई, वापसी नहीं हुई। अब ये जो नताइज आए हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ANP मजबूत है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है उनके उम्मीदवार जीते हैं, उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो मेरे ख़्याल में आप देखें जमात इस्लामी को भी कुछ दीर वग़ैरह में ज़्यादा नशिस्तें मिली हैं। हालांकि इंतखाबात में सूबाई असम्बली में कौमी में उनको मुकम्मल शिकस्त हुई थी। सिर्फ एक ही सूबाई असम्बली का रुकन है इस वक्त जमात इस्लामी का पूरी सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा में। तो हम ये कह सकते हैं कि PTI की नशिस्तें तवक्कुआत से कम आई हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ANP को कुछ मखसूस इलाकों में नशिस्तें ज़्यादा मिली हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लोग PTI को मुस्तरद। रहीमुल्ला साहब, ये बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए ये नताइज ज़्यादा परेशानी की बात हैं या इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? देखिए, अगर हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में PTI की वो बड़ी मजबूत है, यानी उनको सूबाई असम्बली में इतनी ज़्यादा अक्सरियत हासिल है कि हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत कमज़ोर नज़र आती है। हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। और ये बल्दियाती इंतखाबात जो हुए हैं इसमें तो ज़ाहिर है जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल है, तहसील कौंसल है, जो मकामी सियासत है
वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये है कि बाकी सूबे में और सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में PTI को कोई ख़तरा नहीं है। हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि PTI को हिज़्ब मुखालिफ से ख़तरा नहीं है जितना अपनी सफ़ों से है। यानी इस पार्टी के अंदर हमेशा से डिसिप्लिन का फुकदार। सीनियर तज़किरकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी आपका भी। अभी हम लाहौर से आपको बताएंगे, अपडेट देंगे। लाहौर हम सब का बड़ा प्यारा, बड़ा बिलवेड सिटी है, रोमांस है, बहुत से लोगों को थोड़ा सा बड़ी टेंशन और डिप्रेशन है कि लाहौर ज़रा गंदा हो रहा है। लाहौर वो शहर है पाकिस्तान का जिसकी सफाई की मिसालें दी जाती थी, लेकिन अब कचरा कुंडी में बदलने लगा है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी शहर में सफाई ना होने का एतराफ़ कर लिया है और मलबा डाल दिया है आबादी में इजाफे और सफाई के पुराने मॉडल्स पर। रिपोर्ट कर रही है उम्मे फरवा। रेलवे स्टेशन से चले और मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, रास्ते में जगह जगह कूड़े की ढेर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है। मेन रोड हो या गली मोहल्ले, जहां भी कूड़ेदान पड़े हैं वो कचरे से अटे दिखाई देते हैं। LWMC के मुताबिक अंदरून शहर और इससे मुल्हिका इलाके 12 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल हैं। यहाँ से हर रोज 45 टन कचरा 2 शिफ्टों में उठाया जाता है। तंग गलियों की वजह से मशीनरी नहीं आ सकती। 2500 से जायद वर्कर्स डेड़ियों के जरिए कचरा उठाते हैं। MD LWMC फरूख भट्ट ने एतराफ़ किया है कि सफाई की सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही। सफाई का बहुत फ़र्क है, लेकिन हमें आप दूसरे फैक्टर्स को भी तो कीप इन माइंड, दी अदर फैक्टर्स। अंदरून शहर के अंदर हमारा ट्रक नहीं जा सकता, ये बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो अंदरून शहर का सारा जो कूड़ा है वो अंदरून शहर के इर्द गिर्द जितना भी बिन्स है उसमें आता है और वो पहले से डबल ट्रिपल हो चुका है। उनका कहना था कि बढ़ती आबादी और सफाई का मॉडल पुराने होने की वजह से भी सफाई ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। जदीद इंतजामात की ज़रूरत है। पॉपुलेशन का बढ़ना, स्कूल्स की क्वांटिटी, बच्चों की क्वांटिटी, मार्केट्स बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई हैं। लाहौर पहले मॉडल किस तरह था, 274 यूनियंस थी, अब वो लाहौर देख लें शादरा की कहाँ से शुरू होता है, रावी टूल प्लाजा कहाँ चला गया है। दूसरी जानिब LWMC ज़राए का कहना है कि फंड्स का ना होना और मुलाजमीन की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी न होने की वजह से भी सफाई का अमल मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ मैं फरवा, GU न्यूज़ लाहौर। सच बात ये बिल्कुल लाहौर का सीन ही नहीं लग रहा था, इतना गंदा मैंने दिल खून के आंसू रो रहे देख के। एनी हाउ हैव अ ग्रेट डे, छुट्टी है, एंजॉय कीजिए, कराची वाले कॉन्सर्ट अटेंड करें। हम आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह टुमारो।